नेपाल में इस वक्त टेंशन बहुत ही हाई है। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ बवाल सरकार गिरने गिराने तक आ पहुंचा है। सुबह से सड़कों पर डटे जेनजी के हजारों युवा घर लौट चुके हैं। सेना मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सिचुएशन अभी भी बिगड़ सकती है। नेपाल से सबसे बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी रोक हटाने से साफ साफ मना कर दिया। ओली ने अपने मंत्रियों से कह दिया है कि सरकार जेनजी के उपद्रवियों के आगे नहीं झुकेगी, लेकिन सरकार के साथ गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस के मंत्री बैन हटाने की मांग पर अड़ गए। गृह मंत्री रमेश लेखक पहले इस्तीफा दे चुके हैं और इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत 7 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। अगले 3 दिन के सारे एग्जाम्स रद्द कर दिए गए। 2 दिन के लिए कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद रखने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। प्रोटेस्ट में अभी तक 20 युवाओं की मौत हो चुकी है। घायलों का जो नंबर है वो 350 के पार जा चुका है। भले ही प्रदर्शनकारी अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि काठमांडू तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सवाल यह है कि काठमांडू में कल क्या होगा? क्या फिर से नेपाल की जेनजी सड़क पर उतरेगी? क्या नेपाल में कल बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है? और इसके पीछे है कौन आखिर? इस रिपोर्ट में समझिए। काठमांडू की सड़क पर गोलियां चल गईं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए। लाठियां चली, पत्थर भी बरसे। काठमांडू जल उठा। क्या बैन से बेचैन जेन-जी नेपाल में तख्ता पलट करने सड़क पर उतरी? सड़क पर उतरी यूथ ब्रिगेड क्या ओली का पावर गेम ओवर कर देगी? सुलगते नेपाल में क्या बांग्लादेश की तरह बड़ा खेल होने वाला है? नेपाल में भयंकर बवाल मचा है। ओली के खिलाफ ऐलाने जंग हो चुका है। सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुई बात ओली के इस्तीफे तक जा पहुंची है। केपी शर्मा ओली के खिलाफ सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च हो चुका है। नेपाल में सड़क पर उतरी जेन-जी पूरी दुनिया की हेडलाइन बन चुकी है। ओली सरकार को हत्यारा लिखा जा रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। जेन-जी का गुस्सा देखकर ओली की जमीन हिल गई है। हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हो चुके हैं। नेपाल में यह सब क्यों हो रहा है? जेन-जी का पारा हाई क्यों है? ओली की सरकार का काउंटडाउन क्यों शुरू हो चुका है? पूरी पिक्चर समझ लीजिए। 27 अगस्त को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का ऐलान किया। ओली सरकार ने नेपाल में एक्टिव सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी। ओली सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। 3 सितंबर को ओली सरकार ने रजिस्ट्रेशन ना कराने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। टिकटॉक, वाइबर, विटक, निम्बस और पोपो लाइव जैसी कुछ कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराया और बैन के दायरे से बाहर हो गई। सोशल मीडिया पर बैन लगते ही जेन-जी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। 8 सितंबर को प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। सोशल मीडिया पर बैन को राजशाही की मांग से कनेक्ट किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ न्यू बानेश्वर में जमा हो गई। करप्शन से जुड़े पोस्टर लेकर, तख्त बदलने वाली सोच लेकर आई भीड़ बढ़ती ही चली गई। पुलिस कुछ कर पाती, सरकार कुछ समझ पाती, उससे पहले ही भीड़ एग्रेसिव हो गई। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए।
करीब 12,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा जमा लिया, आग लगा दी। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस के व्हीकल्स पर चढ़ गए, पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ आंदोलन सरकार के करप्शन से कनेक्ट हो गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर देखते ही देखते गोलियां भी चलने लगी, प्रदर्शनकारियों की लाशें गिरने लगी। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की बात फैली तो आक्रोश की आग और भड़क गई। काठमांडू में खुल्लम खुल्ला पुलिस बनाम पब्लिक हो गया। संसद भवन का इलाका जंग का मैदान बन गया। बड़े हिस्से पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक को संसद छोड़कर भागना पड़ा। ओली सरकार ने संसद भवन इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सेना उतार दी। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। केपी शर्मा ओली को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी न कर्फ्यू से रुके न गोली मारने का आदेश सुनकर पीछे हटे। प्रदर्शन चलता रहा। हिंसा की आग में काठमांडू जलता रहा। नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। जेन जी के सपोर्ट में धीरे धीरे पूरा नेपाल उतर आया। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जेन जी की मांगों पर ध्यान देने की अपील की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि जेन जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने लिखा कि जेन जी की आवाज सुनी जानी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों को जवाब देना होगा। एक्टर हरिवंश आचार्य ने लिखा, युवा सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि नेताओं की गलतियों के खिलाफ हैं। जेन जी का गुस्सा देखकर ओली सरकार को झुकना पड़ा, सोशल मीडिया से बैन हटाना पड़ा, लेकिन बात अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। नेपाल में जो कुछ हुआ उसने ओली सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जो जेन जी ओली के खिलाफ मैदान में उतरी है वो सरकार गिराने में माहिर मानी जाती है। जेन जी कौन है ये जान लीजिए। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को जेन जी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में जेन जी यूथ सबसे आगे माना जाता है। ये वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। इस पीढ़ी के पास सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। जेन जी किसी भी देश में यूथ की वो भीड़ होती है जो अपनी संख्या के दम पर कुछ भी करने का माद्दा रखती है। ये पीढ़ी कई देशों में सरकार तक गिरा चुकी है। 2018 में जेन जी ने सूडान में रोटी और ईंधन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू किए। 2019 में 3 साल से काबिज तानाशाह ओमर अल बशीर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2022 में जेन जी ने श्रीलंका में गोटा गो होम कैंपेन शुरू किया। गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा। 2024 में जेन जी ने बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन किया और शेख हसीना को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। जेन जी किसी एक मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती है, उसे आम जनता से कनेक्ट करती है और देखते ही देखते पूरे सिस्टम पर भारी पड़ जाती है। नेपाल में जेन जी सोशल मीडिया पर बैन को लेकर सड़क पर उतरी है। देखते ही देखते ये कैंपेन ओली को कुर्सी से हटाने तक आ पहुंची। नेपाल में ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, ये भी समझ लीजिए। 3 सितंबर की रात सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। हामी नेपाल ग्रुप ने 8 सितंबर को प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। सोशल मीडिया बैन था। सरकार को उम्मीद नहीं थी कि बिना सोशल मीडिया के इतनी बड़ी भीड़ जुटाई जा सकती है, इसलिए ओली सरकार ने ज्यादा तैयारी भी नहीं की। लेकिन जेन जी सरकार की सोच से कई कदम आगे निकली। भीड़ जुटाने के लिए उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया जो बैन नहीं है। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े कैंपेन लॉन्च किए गए। नेपाल में इस समय टिकटॉक चल रहा है। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड भी चलाया गया। कैंपेन में जेन जी ने नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए और इन्हीं वीडियोस के जरिए करप्शन को पॉइंट आउट किया गया।
किसी को भनक भी नहीं लगी और ओली सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च हो गया। इतनी भीड़ जुट गई जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया। जेन जी की क्रांति के पीछे कोई ना कोई चेहरा जरूर होता है। सवाल यह है कि नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के पीछे आखिर कौन है, ये भी समझ लीजिए। नेपाल में इन प्रदर्शनों के पीछे हामी नेपाल संगठन का नाम सामने आ रहा है। ये खुद को एनजीओ बताता है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 100% डोनेशन पर काम करने वाला ये एनजीओ भूकंप और बाढ़ जैसी त्रासदी में लोगों की मदद करता है। हामी नेपाल इतना बड़ा संगठन नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जुटा ले। माना जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे राजशाही की मांग करने वाले कुछ लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने ही हामी नेपाल के जरिए जेन जी के आंदोलन को खड़ा किया है। नेपाल में जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई आबादी करीब 52% है। नेपाल में फेसबुक यूजर्स की संख्या 13.5 मिलियन है। इंस्टाग्राम यूजर्स का नंबर 3.6 मिलियन है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रहा है। ओली सरकार इन तमाम अभियानों से डरी हुई है। माना जा रहा है कि इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर बैन का फैसला लिया गया था, लेकिन जेन जी के आगे ये दांव पूरी तरह फेल हो गया। नेपाल में जेन जी ने बिल्कुल श्रीलंका और बांग्लादेश पैटर्न पर काम किया। कोलंबो और ढाका की तरह प्रोटेस्ट का सेंटर देश की राजधानी काठमांडू को बनाया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर को टारगेट किया गया था। यहां उसी पैटर्न पर संसद को टारगेट किया गया। सरकारी इमारतों पर कब्जा किया गया, तोड़फोड़ की गई और कुछ ही घंटों में यह आंदोलन पूरी दुनिया में छा गया। सवाल यह है कि नेपाल में यह सब क्यों हुआ? ओली की सरकार से लोग परेशान क्यों हैं? डेमोक्रेसी की जगह कुछ लोग राजशाही फिर से क्यों चाहते हैं? नेपाल में राजशाही का अंत 1990 में हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई। पिछले 35 सालों में नेपाल में 32 सरकारें बदल गई हैं। केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 4 बार, शेर बहादुर देउबा 10 साल में 2 बार और पुष्प कमल दहल प्रचंड 10 साल में 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के 35 साल बाद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और एक बार फिर ओली की कुर्सी हिल चुकी है। नेपाल की संसद में 275 सीटें हैं। नेपाली कांग्रेस के पास 88, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के पास 79 सीटें हैं। गठबंधन से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के पास 32 सीटें हैं। जेन जी के आंदोलन के बाद नेपाली कांग्रेस पर समर्थन वापस लेने का प्रेशर बढ़ गया है। अगर नेपाली कांग्रेस अपना सपोर्ट हटाती है तो ओली सरकार का गिरना तय है।